हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान और पीएफआई पर बोले अमित शाह। जी हां दोस्तों, लगाई तगड़े तरीके से इनको लताड़। बताएंगे दोस्तों क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर अब पाकिस्तान को भारत से दुश्मनी पड़ी भारी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे चीन ने पाकिस्तान को फिर बनाया बेवकूफ। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां पर जंग के बीच यूक्रेन पहुंच गए पहली बार ऋषि सुनक। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको सबसे बड़ा ओपिनियन पोल बताएंगे गुजरात का। जी हां दोस्तों, आखिर जनता किसको जिता रही है इस बार गुजरात में। साथ ही दोस्तों फ्री राशन लेने वालों की हो गई है बल्ले बल्ले। सरकार ने कर दिया ये बड़ा बदलाव, अब पूरे देश में लागू होगा राशन को लेकर नया और बड़ा नियम। जी हां दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होते हुए अपने दुश्मन देश थर्राते और कांपते नजर आते हैं, और भारत की आज विदेश नीति 2014 के बाद से एकदम बेहतरीन बन चुकी है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर पाकिस्तान और पीएफआई पर बोले अमित शाह जी। कहा आतंकवाद कुछ देशों और एजेंसियों की राष्ट्र नीति है। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मंत्री स्तरीय सम्मेलन के समापन समारोह में आतंकवाद के वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में आतंकी साजिश रचने वाली एजेंसियों और पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत सरकार ने एक ऐसे संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है जिसने युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आतंकवाद की ओर धकेलने की साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हर देश को ऐसे संगठनों की पहचान करनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का नाम लिए बिना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि कुछ देश लगातार आतंकियों और आतंकवाद के समर्थन में लगे हुए हैं। उनकी एजेंसियों ने आतंकवाद को अपनी राष्ट्रीय नीति बना लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है। आतंकवाद के मुद्दे पर सभी देशों को राजनीति से हटकर विचार करने की आवश्यकता है। एक दूसरे के सहयोग से इसे खत्म करना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान को इस मंच के माध्यम से दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह जी ने करारा जवाब और एक नसीहत दे दी है कि आतंकवाद पर अपने आप को सुधार लो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों पाकिस्तान को, बताइएगा जरूर आतंकवाद के मुद्दे पर। साथ ही साथ बता दे बड़ी खबर, जहां कब्जा गांव सड़कों का जाल, आखिर किस तरह चीन ने भूटान में जमा लिए हैं अपने पैर, आखिर क्यों चिंता में है भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच साल 2017 में डोकलाम विवाद के बाद पैदा हुआ तनाव अभी भी जारी है। क्षेत्र में अपने दावे को मजबूत करने के लिए चीन भूटान में अतिक्रमण को बढ़ा रहा है। एक सैटेलाइट नक्शे में भूटान के क्षेत्र में चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की कब्जे वाले इलाकों और बसाए गए गांवों को देखा जा सकता है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीन ने भूटान तक सड़कों का जाल बिछाया है। इन सड़कों का इस्तेमाल चीन की सेना भी कर सकती है जो चीन के अन्य इलाकों से जुड़ी है। इन ऑल वेदर रोड का इस्तेमाल हर मौसम में किया जा सकता है। जी हाँ, सैटेलाइट फोटो का विश्लेषण करने वाले डेमियन साइमन ने अपडेटेड नक्शा ट्विटर पर शेयर किया है। इसमें भूटान में चीन के गांवों और निर्माण कार्यों को दर्शाया गया है। नक्शे में भूटान में चीन के कब्जे वाले इलाकों को भी देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, रेड पॉइंट से दर्शाए गए इस चीनी कब्जे वाले कुछ इलाके भारतीय सीमा से सटे हुए हैं। आप ये मैप देख पा रहे होंगे दोस्तों सैटेलाइट का, जो भारत के लिए चिंता का कारण हो सकता है। ये सभी इलाके चीन के रोड नेटवर्क से जुड़े हैं जो भारत भूटान सीमा के बेहद पास से गुजरता है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और खबर की, जहां अमेरिकी F-16 फाइटर जेट बनाम चीन के घटिया हथियार, दुविधा में पाकिस्तान, भारत से दुश्मनी पड़ी भारी। जी हाँ दोस्तों, भारत से दुश्मनी मोल लेने वाली पाकिस्तान की सेना इन दिनों अजीब दुविधा से गुजर रही है, और उसके लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। एक पाकिस्तान की सेना अपने सदाबहार दोस्त चीन से लगातार फाइटर जेट, ड्रोन, रेडार और आर्टिलरी ले रही है दोस्तों, तो वहीं उसकी अमेरिकी हथियारों पर निर्भरता लगातार बनी हुई है। इसकी वजह यह है कि चीन के हथियार अभी भी उतने विश्वसनीय नहीं है जितने कि अमेरिका के। जी हाँ, यही वजह है कि पाकिस्तान की अमेरिकी F-16 फाइटर जेट पर निर्भरता लगातार बनी हुई है। तो उधर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है, जिससे पाकिस्तान के लिए दोनों में संतुलन बैठाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की यह दुविधा कराची में शुरू हुए 11वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, इस
प्रदर्शनी में चीन की 7 बड़ी कंपनियों ने दुनिया के 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को कई अत्याधुनिक हथियार दिखाए। चीन के इन हथियारों में जरा भी जान नहीं था। जी हाँ दोस्तों, जो कि पाकिस्तान के लिए दुविधा का सौदा हो सकता था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको बता दें चीन ने पाकिस्तान को फिर बनाया बेवकूफ। ग्वादर पोर्ट से स्थानीय लोगों का कोई भला होता नहीं दिखाई दे रहा। जी हाँ दोस्तों, बता दें आर्थिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को चीन ने एक बार फिर से बेवकूफ बना दिया है। दरअसल पाकिस्तान में चीन द्वारा वित्त पोषित ग्वादर बंदरगाह ने आर्थिक क्रांति का वादा किया था। पाकिस्तान सरकार को उम्मीद थी कि ग्वादर बंदरगाह चीन को सौंप देने से उसके स्थानीय लोगों का भला होगा और उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये एक अलग तरह का बंदरगाह समझौता बनकर रह गया है, जिसका आर्थिक लाभ स्थानीय आबाद को नहीं मिल रहा है। न्यूयॉर्क स्थित समाचार वेबसाइट द चाइना प्रोजेक्ट ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। जी हाँ दोस्तों, ग्वादर बंदरगाह के डेवलपमेंट को लेकर पिछले 7 साल से काम चल रहा है। चीन इसमें पैसा लगा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र के निवासियों को इससे कोई लाभ मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। यही नहीं, लोगों को उम्मीद थी कि बंदरगाह के बनने से आसपास के इलाके में विकास होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। सारे विकास कार्य बंदरगाह तक सीमित होकर रह गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चीन ने बहुत बड़ा धोखा पाकिस्तान को दिया है। जी हाँ दोस्तों, और कर्ज के तले इतना दबा दिया है दोस्तों कि अब पाकिस्तान उस पर भी चीन से बहस नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चीन ने जिस तरीके से बुरे तरीके से पाकिस्तान को घेरा है दोस्तों, उलझाया है, बेबस कर दिया है, शायद अब कभी पाकिस्तान उठ ना पाए चीन के सामने। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा और वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जंग के बीच यूक्रेन पहुंचे ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक। ईरानी ड्रोन से मुकाबला करने की तकनीक देने का बड़ा ऐलान। जी हां, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक पहली अपनी यात्रा पर युद्धग्रस्त देश यूक्रेन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की है। जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद ऋषि सुनक ने यूक्रेन के लिए नए रक्षा सहायता 50 मिलियन पाउंड की पुष्टि की है। ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को दिए जाने वाले इस नए रक्षा सहायता में 125 एंट्री एयरक्राफ्ट, बंदूक, दर्जनों रडार और एंटी ड्रोन और ईरान की ओर से रूस को मुहैया कराए गए घातक ड्रोन का मुकाबला करने की तकनीकें शामिल हैं। जी हां दोस्तों, वीडियो में ऋषि सुनक जी और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की बर्फबारी के बीच पूरी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर टूट चुकी है रूसी सेना, यूक्रेन से असली जंग हार चुके हैं पुतिन। जी हां दोस्तों, ऐसा हम नहीं, रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। बता दें, रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा किसी और को लेकर नहीं, बल्कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर किया गया है। दोस्तों, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पुतिन यूक्रेन से असली जंग हार चुके हैं। रशियन इंडिपेंडेंट न्यूज आउटलेट मेडुजा ने खैरसान का जिक्र करते हुए कहा है कि यहाँ से रूसी सैनिकों के पीछे हटने के क्या मायने हो सकते हैं। मेडुजा ने यूक्रेन में रशिया के खिलाफ हाल की घटनाओं को बहुत दर्दनाक बताया है। मेडुजा की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस असली युद्ध हार चुका है। यहाँ के लोगों ने भी अब ये सोचना शुरू कर दिया है, लोगों के जहन में तमाम सारी बातें कौंधने लगी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों में युद्ध ना जीत पाने का सेंटीमेंट्स भी है। कुछ लोग युद्ध को रोकने की भी बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब स्थिति को कंट्रोल में लाया जाए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, और जहां पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के नाम का अगले या 2 दिन में हो सकता है ऐलान। गृह मंत्री ने किया बहुत बड़ा दावा। बता दें, पाकिस्तान को जल्द ही नया आर्मी चीफ मिलने वाला है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से 1 या 2 दिन में नए आर्मी चीफ का ऐलान कर दिया जाएगा। गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने दावा किया है कि अगले 2 दिनों के अंदर ही नए आर्मी चीफ का नाम पर मुहर लगा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ की नियुक्ति के लिए सारी प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और अगले 2 दिनों में इसे कागजी रूप दे दिया जाएगा। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री ने कहा है कि नए आर्मी चीफ की नियुक्ति में कोई देरी नहीं की जाएगी। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अगले 1 या 2 दिन में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से बाजवा के उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी जाएगी। आप सभी को बता दें कि जनरल कमर जावेद बाजवा इसी महीने 29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, इसीलिए नए आर्मी चीफ के लिए मंथन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ का पद काफी बड़ा माना जाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, किसको बनाया जाएगा आर्मी चीफ का नया दावेदार? आपको जो भी लगता हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर अमेरिका ने B-1B बॉम्बर के साथ दक्षिण कोरिया संग किया हवाई अभ्यास।
अभ्यास मिसाइल का खौफ या किम जोंग को जवाब, बता दें दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त हवाई अभ्यास के लिए शनिवार को एक अमेरिकी B-1B स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को कोरियाई प्रायद्वीप में दोबारा तैनात किया गया। शुक्रवार को उत्तर कोरिया की ओर से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने के एक दिन ही बाद सियोल की सेना ने इसकी जानकारी दी। दक्षिण कोरियाई जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप पर दोबारा तैनात अमेरिकी वायुसेना के B-1B स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के साथ आज संयुक्त हवाई अभ्यास किया। जी हां दोस्तों, बयान में कहा गया है कि इस अभ्यास में अमेरिकी और दक्षिणी कोरियाई वायुसेना के कुछ बेहद एडवांस फाइटर जेट्स ने भी हिस्सा लिया। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां भाप में बदल जाएंगे लोग, हार सामने देख बौखलाया रशिया, यूक्रेन पर चला दिया सबसे खतरनाक हथियार। बता दें रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले लगभग 9 महीने से युद्ध चल रहा है। रशिया ने यूक्रेन के कई इलाके पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं, लेकिन अब तक जीत नहीं मिल सकी है। खेरसान जैसे इलाकों पर वापस यूक्रेन का कब्जा हो चुका है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और जगहों पर रशिया को छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे में हार सामने देख वो बौखला चुके हैं और अब यूक्रेन के ऊपर सबसे घातक हथियारों में से एक वेपन को इस्तेमाल करने से भी नहीं चूके। जी हाँ दोस्तों, दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी प्राइवेट आर्मी में खतरनाक हथियार की तैनाती की मंजूरी दे दी है। इस हथियार को पुअर मैन न्यूक्लियर वेपन के नाम से जाना जाता है। ये एक घातक फ्लेम थ्रोवर हथियार है। बोले तो TOS-1A स्टॉल स्पीक थर्मोबैरिक फ्लेम थ्रोवर को बख्तरगंद वाहनों दुश्मनों के पूर्ण विनाश के लिए डिजाइन किया गया है। मंजूरी मिलने के बाद रशिया इसे यूक्रेन में इस्तेमाल भी करने लगा। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में भारत को मिल सकती है स्थायी सदस्यता। ब्रिटेन के बाद अब फ्रांस ने भी दिया भारत का साथ और किया भारत का समर्थन। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने फ्रांस ने भारत समेत जर्मनी, ब्राजील और जापान को भी सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबरशिप बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। फ्रांस की ओर से प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र देशों को बताया है कि संघ में और नई ताकतों को भी शामिल करना चाहिए जो कि सक्षम है और जिम्मेदारी को समझते हैं। फ्रांस की ओर से यूएन में परमानेंट प्रतिनिधित्व कर रहे नथालिया ब्रोडहर्स्ट ने कहा कि फ्रांस की स्थिति बहुत अस्थायी और मजबूत है। हम काउंसिल में नए विश्व के अन्य प्रतिनिधियों को जोड़ना चाहते हैं। ये संगठन की अथॉरिटी और प्रभाव को और बल देगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, जहां पर चीनी सेना के लिए चोरी करवा रहे हैं जिनपिंग, नकल करने में भी पीछे नहीं है ड्रैगन आर्मी। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या है इसका इरादा, बता दे। चीनी सेना को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि चीन अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए हर हथकंडे अपना रहा है। चीन के राष्ट्रपति और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के प्रमुख शी जिनपिंग सेना की ताकत बढ़ाने के लिए किसी भी हद को पार कर रहे हैं। चीन ने दुनिया भर की डिफेंस टेक्नोलॉजी, बोले तो रक्षा तकनीक तक पहुंच हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। पॉलिसी रिसर्च ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। इसमें कहा गया है कि चीन ने न केवल अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों से रक्षा की तकनीक चुराई है, बल्कि वो हर देश से इसे चुरा रहा है और उन्हें कॉपी भी कर रहा है। दोस्तों, ड्रैगन आर्मी कॉपी की गई टेक्नोलॉजी के सहारे अपनी ताकत का निर्माण कर रही है। उसने अपने जिगरी यार रशिया की टेक्नोलॉजी की नकल करने में भी संकोच नहीं किया। बता दें, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने दूसरे देशों से युद्ध तकनीक चुराने के लिए अपने नागरिकों का इस्तेमाल किया है और उनसे साइबर चोरियां करवाई हैं। चीनी नागरिकों को लेकर एक चौंका देने वाला पैटर्न सामने आया है। दरअसल पिछले 6 साल में विदेशों में गिरफ्तार चीनी नागरिकों के पैटर्न पर नजर दौड़ाई गई तो पता चला है कि उनमें से ज्यादातर सेना से जुड़ी जानकारियां चुराकर चीन भेज रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां पर सऊदी प्रिंस को लेकर अमेरिका में बवाल। जो बाइडेन सरकार को याद आए PM मोदी जी। जी हाँ, क्या है गोधरा कनेक्शन, बता दें। पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के आरोपी सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लेकर अमेरिका में बवाल मचा है। खशोगी की हत्या को लेकर अमेरिका में सऊदी प्रिंस पर बैन लगाने की मांग हो रही है, लेकिन जो बाइडेन प्रशासन ने बिन सलमान को छूट दी हुई है दोस्तों, यानी उन पर अमेरिका में कोई मुकदमा नहीं चलेगा। इसके अलावा वे अमेरिका आ सकते हैं। हालांकि विवाद बढ़ता देख अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक का उदाहरण दे दिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब किसी नेता को इस तरह की छूट दी गई है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने शुक्रवार को एक ब्रीफिंग में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसी तरह की छूट दी गई थी जैसे कि अभी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को दी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने एक बयान में कहा कि हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत दुनिया के कई नेताओं को पहले भी अमेरिका में मुकदमा
चलाए जाने से मुक्ति दी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां पर नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा या होगा चीन का गुलाम, आज नेपाल करेगा भविष्य का फैसला। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के करीब 1,80,00,000 मतदाता आज देश की अगली सरकार के साथ साथ नेपाल के भविष्य का भी फैसला करेंगे और आज वोट डालने के साथ ही तय हो जाएगा कि नेपाल भविष्य में फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा या फिर हमेशा के लिए चीन का गुलाम बन जाएगा। नेपाल में आज एक साथ केंद्र सरकार के साथ साथ विधान सभाओं के लिए भी वोट डाले जाएंगे और साल 2015 में नेपाली संविधान में किए गए विवादास्पद बदलाव के बाद देश में दूसरी बार आम चुनाव होने जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर पहली बार दुनिया के सामने आई किम जोंग उन की बेटी मिसाइल परीक्षण के दौरान दी दिखाई। बता दें, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में कई बातें ऐसी हैं जो किसी को नहीं पता। जी हाँ, खास तौर पर उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम बातें ही दुनिया के सामने आई हैं। हालांकि ये पहली बार है जब किम जोंग उन ने दुनिया को अपनी बेटी से रूबरू कराया। जी हाँ, समाचार एजेंसी KCNA ने शनिवार को बताया है कि शुक्रवार को उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल परीक्षण की सबसे खास बात यह थी कि किम जोंग की बेटी भी उनके साथ मौजूद थी। वो अपने पिता का हाथ पकड़े हुए नजर आ रही थी। वो सफेद जैकेट में नजर आई। जी हाँ दोस्तों, किम जोंग अपने निजी जीवन के बारे में बहुत सी बातें छिपा कर रखते हैं। भले ही उनकी बेटी की तस्वीरें दुनिया के सामने आ गई हो, लेकिन उसके नाम के बारे में अभी तक भी किसी को नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जहाँ पर कर्नाटक से बहुत बड़ी खबर। कर्नाटक के मंगलुरु में ऑटो रिक्शा के अंदर बड़ा विस्फोट, चालक समेत 2 लोग हुए घायल। बता दें, कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु सिटी से शनिवार को एक चलते ऑटो रिक्शा में विस्फोट की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि धमाका नगुरी इलाके में हुआ है। हादसे में लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। विस्फोट किस कारण से हुआ है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। जी हाँ दोस्तों, मंगलुरु के पुलिस प्रमुख N शशि कुमार ने कहा है कि घटना में चालक और एक यात्री घायल हो गए। उन्होंने लोगों से न घबराने को कहा है। जानकारी मिली है कि धमाके के बाद ऑटो रिक्शा से एक कुकर बरामद किया गया है। घटना शाम करीब कल 5 बजे की है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर मुंबई में गिराया जाएगा करीब 150 साल पुराना अंग्रेजों के शासन में बना पुल। 27 घंटे तक रेलवे का रहेगा मेगा ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, मध्य रेलवे ब्रिटिश काल के करनाक पुल को ढहाने के लिए दक्षिण मुंबई में मस्जिद बंदर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच शनिवार रात से 27 घंटे के लिए मार्ग को बंद रखा जाएगा। मध्य रेलवे की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 19 नवंबर को रात 11 बजे से 21 नवंबर अपहरण 2 बजे तक मार्ग बंद रहेगा, जिसके कारण उपनगरीय और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के आवागमन कार्यक्रम पर असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, रेल अधिकारियों ने कारण बताते हुए बताया है कि ये पुल 1866 से 67 में बनाया गया था और 2018 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई की एक विशेषज्ञ टीम ने इसे असुरक्षित घोषित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की जहां इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की बढ़ गई चिंता। बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकतें झोंक दी है। इस बार कांग्रेस बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। तो वहीं ओपिनियन पोल में सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है दोस्तों, जहां इस बार भी वो सत्ता में वापसी कर सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस को दूसरा स्थान मिल सकता है। हालांकि इस पोल ने आम आदमी पार्टी की चिंता थोड़ी बढ़ा जरूर दी है। बता दें, इंडिया टीवी मैट्रिज ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को गुजरात में 104 से 119 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 53 से 68 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं पहली बार गुजरात के चुनावी रण में उतरी आम आदमी पार्टी को सर्वे में 0 से 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य 0 से 3 सीटें जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, जबकि 81 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। तो वहीं अन्य ने 2 सीटें जीती थी। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या निजी राय होगी इस पर? कौन जीतेगा इस बार गुजरात का चुनाव? कौन और किसके सर पर होगा सीएम का ताज? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ इसी से जुड़ी, जहां क्या राहुल गांधी कर पाएंगे कमाल? गुजरात दौरे से कांग्रेस को होगा क्या फायदा? सर्वे के जवाब ने चौंका दिया। बता दें, एक और नया सर्वे निकलकर सामने आया है, जहां पर गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस, बीजेपी और आप के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राहुल गांधी के गुजरात दौरे से कांग्रेस को उम्मीद है कि उससे इसका चुनावी फायदा मिलेगा। वो हिमाचल में पार्टी का प्रचार
करने नहीं गए थे। तो कांग्रेस वर्करों को इस दौरे से काफी उम्मीद है, क्या इससे सही में कांग्रेस को लाभ मिलेगा? इसी सवाल को लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने साप्ताहिक सर्वे किया है। इसमें 42% लोगों का मानना है कि कांग्रेस को इससे फायदा होगा, तो वहीं 58% लोगों का कहना है कि इससे पार्टी को बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप ये सी वोटर सर्वे देख पा रहे होंगे दोस्तों। क्या लोगों का कहना बिल्कुल सही है? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। मेजोरिटी में जो लोग हैं दोस्तों, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? बताइएगा जरूर। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां सावरकर पर मचे घमासान के बीच संजय राउत का बड़ा बयान, कहा नहीं तो भारत एक और पाकिस्तान बन जाता। बता दें, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय रावत ने शनिवार को कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, वीडी सावरकर या किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे अपना पक्ष रखने के लिए इस संसार में नहीं है। राउत ने कहा है कि नेहरू या किसी अन्य ऐतिहासिक शख्सियत को निशाना बनाकर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, राउत शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े के रुख को स्पष्ट करने के एक दिन बाद यहाँ पत्रकारों से बात कर रहे थे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सावरकर के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट से शशि थरूर का नाम गायब, उठने लगे कई सवाल। बता दें, कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए शनिवार को अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 39 स्टार प्रचारकों का नाम था। लेकिन दोस्तों, उसमें से शशि थरूर का नाम पूरे तरीके से गायब था। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद काफी बड़े सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस यात्रा के चलते उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं किया था। हालांकि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जारी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में भी वरिष्ठ नेता शशि थरूर का नाम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको, आखिर क्या कांग्रेस आपस में ही फूटती नजर आ रही है? दोस्तों आपको बताइएगा जरूर। साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर पंजाब में कांग्रेस से भाजपा में आए 4 नेताओं पर हमले का बड़ा खतरा। गृह मंत्रालय ने मुहैया कराई एक्स कैटेगरी की सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने पंजाब में भाजपा के 4 नेताओं को सीआरपीएफ की एक्स कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई है। गृह मंत्रालय ने खुफिया ब्यूरो यानी आईबी की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा आकलन के बाद ये फैसला लिया है। मंत्रालय की ओर से इन बीजेपी लीडर्स को एक्स श्रेणी की 24 घंटे सुरक्षा देने को लेकर सीआरपीएफ को आदेश जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के जिन नेताओं को ये सुरक्षा दी जा रही है, उनमें पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू और गुरप्रीत सिंह कांगा शामिल है। साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर फ्री राशन लेने वालों की हो गई बल्ले बल्ले। सरकार ने किया बड़ा बदलाव, पूरे देश में लागू होगा अब ये नया नियम। जी हाँ दोस्तों, देश के लाखों राशन कार्ड धारकों यानी राशन कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ी खबर है। डीलर से मिलने वाले राशन पर सरकार की तरफ से जरूरी जानकारी आई है, जिसका फायदा अप्रैल 2023 से देश के करोड़ों कार्ड धारकों को मिलेगा। फिलहाल अभी हुए बदलाव के बाद में करीब 60 लाख राशन कार्ड धारकों को अच्छे से और पौष्टिक राशन के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। एनएफएसए की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से सभी कार्ड धारकों को सरकार ने फोर्टिफाइड चावल देने का फैसला लिया है, जिससे करोड़ों कार्ड धारकों को पौष्टिक युक्त राशन आसानी से मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि सामान्य चावल को फोर्टिफाइड रूप देने के लिए सरकार की ओर से करीब 11 कंपनियों का पैनल तैयार कर लिया गया है। इस समय ये सुविधा सिर्फ हरिद्वार और यूएस नगर के लोगों को ही मिल रही है। इसके अलावा देश भर के बाकी लोगों को फोर्टिफाइड चावल खाने के लिए अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, गरीबों और जरूरतमंद लोगों को मिलेगा पौष्टिक अनाज। आखिर क्या होता है फोर्टिफाइड चावल, ये सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों। और साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट या कोई भी सवाल हो मन में तो कमेंट में अवश्य पूछिएगा। साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।